वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे इलोंगेशन की, ट्रांसलेशन में प्रोकैरियोट के इलोंगेशन की, जिसमें हम लोग देखे थे कि कैसे ए साइट में एक एक ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को लेके आता है और फिर ए साइट से वाला एमिनो एसिड पहले से बने एमिनो एसिड से जुड़ जाता था और फिर वो राइबोसोम मूव करता था और पी साइट में चला जाता था। ये रिएक्शन तब तक होता रहता है जबकि पूरा इलॉन्गेशन खत्म ना हो जाए और लास्ट फेज जो है टर्मिनेशन वो स्टार्ट ना हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टर्मिनेशन ट्रांसलेशन का कैसे होता है प्रोकैरियोट्स में। तो टर्मिनेशन कैसे किया जाता है ट्रांसलेशन का प्रोकैरियोट्स में? जब इलॉन्गेशन होता रहेगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे स्टॉप कोडन आ जाएगा। तो जेनेटिक कोड में हम लोग पढ़े थे कि स्टॉप कोडन वो कोडन होता है जिससे क्या होता है, कोई ट्रांसफर आरएनए इसको रीड नहीं कर पाता, उसके पास उसका एंटीकोडन नहीं होता, तो कोई ट्रांसफर आरएनए उस जगह आएगा नहीं। तो स्टॉप कोडन मुख्यतः तीन होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। तो जैसे सारे कोडन थे उसके लिए क्या था, टिपिकल ट्रांसफर आरएनए था, वो रिकॉग्नाइज करते थे। इनके लिए क्या होता है, कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं है जो रिकॉग्नाइज करे। इनको कौन पहचानता है? रिलीज फैक्टर। इनिशिएशन में हम लोग देखे थे इनिशिएशन फैक्टर था, इलोंगेशन में इलोंगेशन फैक्टर था, टर्मिनेशन में इसको टर्मिनेशन फैक्टर नहीं कहते हैं, रिलीज फैक्टर्स कहते हैं। जो क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, पानी की मदद से जो पेप्टाइड बना होता है उसको काट देता है और वो निकल जाता है किससे, राइबोसोम से। ट्रांसफर आरएनए से जुड़ा था वो कट जाएगा और राइबोसोम से निकल जाएगा। फिर क्या करता है, ये पूरा राइबोसोम क्या होगा, डी असेंबली मतलब टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? आपको याद होगा जब इनिशिएशन हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्या था कि सबसे पहले 30S से स्टार्ट होता था, पूरा राइबोसोम नहीं होता था, फिर उसमें मैसेंजर आरएनए जुड़ता था, फिर अदर इनिशिएशन फैक्टर, फिर बाद में 50S आता था। तो यहाँ क्या हो रहा है, टर्मिनेशन में स्टॉप कोडन आएगा जिसको कोई ट्रांसफर आरएनए पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन कौन पढ़ेगा, रिलीज फैक्टर। और वो हाइड्रोलिसिस करके जो पॉलीपेप्टाइड बना है उसको निकाल देगा और फिर धीरे धीरे क्या होगा, राइबोसोम टूट जाएगा। तो टर्मिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना हो एमिनो एसिड का उसको रिलीज किया जाए और जो राइबोसोम है उसको फिर से रिसाइकिल किया जाए कि वो नेक्स्ट राउंड प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ सके। तो की इवेंट्स क्या होते हैं, स्टॉप कोडन को रिकॉग्नाइज कौन करता है, रिलीज फैक्टर। याद रखना है टर्मिनेशन फैक्टर नहीं, यहाँ रिलीज फैक्टर कहा जाता है। कैसे करता है, हाइड्रोलिसिस करेगा। किसका करेगा, जो एस्टर बॉन्ड बनता है पॉलीपेप्टाइड में लास्ट ट्रांसफर आरएनए से जुड़ा होगा और ट्रांसफर आरएनए ए साइट में आता है फिर पी साइट में चला जाता है। तो जब पी साइट में जो लास्ट ट्रांसफर आरएनए होगा जिससे पूरा पॉलीपेप्टाइड जुड़ा होगा उसको ट्रांसफर आरएनए से काट देगा। तो ट्रांसफर आरएनए ही इसको पकड़ा था, काट देगा तो ये राइबोसोम से और ट्रांसफर आरएनए से हट जाएगा। फिर डी असेंबली होगा राइबोसोमल सब यूनिट का, जिससे मैसेंजर आरएनए जो ट्रांसफर आरएनए बचा ये सब निकल जाएंगे और फिर अगले राउंड के लिए तैयारी करेंगे। ये जो तीन स्टॉप कोडान होते हैं, यूएए, यूएजी, यूजीए, इसमें से यूएए कोडान आ गया तो इसको रिलीज फैक्टर 1 या रिलीज फैक्टर 2 दोनों में से कोई इसको पढ़ सकता है। यूएजी आएगा तो कौन पढ़ेगा, रिलीज फैक्टर 1, और यूजीए रिलीज फैक्टर 2। ये सब क्या है, रिलीज फैक्टर है, ये कोई एमिनो एसिड कोडिंग नहीं करते और ये जो कोडान है इसके लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं है, इसीलिए इसको टर्मिनेशन कोडान या स्टॉप कोडान कहते हैं। और ये कहाँ पे आएगा, ए साइट पे आएगा, क्योंकि पी साइट पे पहले से ट्रांसफर आरएनए पूरा पॉलीपेप्टाइड जोड़ के बैठा है। तो कोई पूछे कि टर्मिनेशन में कौन कौन चीजों का जरूरत है, तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं रिलीज फैक्टर का। तो रिलीज फैक्टर तीन होते हैं, रिलीज फैक्टर 1 2 जिनको देख चुके हैं कि 1 यूएए और यूएजी को पहचान करता है, रिलीज फैक्टर 2 यूएए और यूजीए को। तो याद रखना है यूएए को रिलीज फैक्टर 1 2 दोनों पहचान करते हैं। तीसरा एक फैक्टर है रिलीज फैक्टर 3, ये इसमें जीटीपी भी जुड़ा होता है। ये इनको पहचान नहीं करता, ये क्या करता है, जब ये पहचान कर लेते हैं इनका, इनको फिर ए साइड से हटाने का काम किसका होता है, रिलीज फैक्टर 3।
ये प्रमोट करते हैं कि इसका डिसोसिएशन RF1 और RF2 को राइबोसोम से हटाने का, क्योंकि राइबोसोम को फिर दोबारा नए सिंथेसिस में काम करना है। इसी का मदद कौन करता है? RFR, राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर। ये भी क्या करता है? राइबोसोमल सब यूनिट को टर्मिनेशन के बाद अलग करता है। इसी का मदद और कौन करता है? इलोंगेशन फैक्टर जी। ये भी RFR की मदद से राइबोसोम को तोड़ के अलग करता है, दोनों सब यूनिट अलग करता है। और सबके लिए ऊर्जा कहाँ से आते हैं? GTP से। अब हम लोग देख लेते हैं ये मैकेनिज्म कैसे टर्मिनेशन होता है। उससे पहले एक बार फिर याद कर लेते हैं कि राइबोसोम में कितने साइट थे? ए साइट, पी साइट, ये ई साइट। यहाँ थोड़ा गड़बड़ लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये ई साइट होगा, ये पी साइट होगा। तो ए साइट क्या हो गया? अब खाली है। राइबोसोम मूव करता करते करते बहुत लंबा पॉलीपेप्टाइड बन गया है। अब ए साइट, और ए साइट में कौन सा कोडान आ गया? UAG स्टॉप कोडान आ गया। तो स्टॉप कोडान आ जाएगा तो कौन बाइट करेगा? रिलीज फैक्टर। और तब तक पी साइट में कौन है? ट्रांसफर RNA है, पूरे पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड को पकड़े हुए अकेले। ई साइट अभी क्या है? खाली है। तो जैसे ही स्टॉप कोडान रिकॉग्निशन हुआ, कहाँ पे? ए साइट पे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में कि स्टॉप कोडान का रिकॉग्निशन किस साइट पे होता है, तो ए साइट पे होता है। तो यहाँ स्टॉप कोडान को तो कोई ट्रांसफर RNA पढ़ नहीं सकता, मैचिंग उसमें एंटीकोडान नहीं है। तो किसके पास है? रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर इस कोडान को पढ़ सकता है। अभी बताएंगे कैसे पढ़ता है। तो अगर UAA आ गया, ये UAG, यहाँ के केस में क्या आ रहा है? UAG। तो यहाँ कौन सा रिलीज फैक्टर बाइंड करेगा? रिलीज फैक्टर 1। ये समझाने के लिए ऑब्लिक करके RF2 भी लिखा गया है। तो रिलीज फैक्टर 1 इसको पहचानेगा। तो रिलीज फैक्टर का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके तरह होता है? ट्रांसफर RNA का, क्योंकि ये जगह किसके लिए है? ट्रांसफर RNA के बैठने के लिए। तो रिलीज फैक्टर का भी स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्रांसफर RNA के जैसा ही होता है। उसी वजह से इसको अलाउ किया जाता है कि ये साइट पर आराम से बैठ जाए। इसके जो स्ट्रक्चर होता है, इसको देखा जाए रिलीज फैक्टर के, तो इसमें एक खास मोटिफ होता है, एक खास प्रोटीन का हिस्सा होता है, जिसे क्या कहते हैं? GGQ मोटिफ। और इसमें क्या होते हैं? 3 एमिनो एसिड के बने होते हैं। ये रिलीज फैक्टर प्रोटीन है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड का होगा। कौन से एमिनो एसिड होते हैं? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामाइन होता है। ये क्या होते हैं? रिलीज फैक्टर के इंपॉर्टेंट मोटिफ होते हैं। इसका काम क्या होता है? कैटालिसिस। तो किसका कैटालिसिस करते हैं? जो ये नया पॉलीपेप्टाइड बना है, इसको निकालने के लिए ये एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं। अब जो रिलीज फैक्टर है, ये ए साइट पे आके बैठ गया है। यहाँ भी गलत है, ये पी साइट और ये ई साइट है। तो यहाँ आके बैठ गया है। पी साइट पे ट्रांसफर RNA पॉलीपेप्टाइड के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो इसका GGQ मोटिफ होता है, वो क्या करता है? ये क्या करेगा? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर में जाएगा, जो राइबोसोम में होता था। याद है? 23S RNA के पास होता था, जो क्या करता था? पेप्टाइड बॉन्ड बनाता था, जो नेक्स्ट आता है। तो यहाँ तो कोई नेक्स्ट है नहीं, तो इसको बनाएगा नहीं। ये क्या करेगा? इसको एक वाटर मॉलिक्यूल के मदद से इस पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, एस्टर बॉन्ड पे। तो जब अटैक करेगा, तो पॉलीपेप्टाइड का ये कौन सा एंड है? कार्बोक्सी एंड है। और इधर ट्रांसफर RNA का कौन सा एंड है? टीट्राइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये जुड़ा है, पी साइट में। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफर RNA जुड़ा है, एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया, और क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा। टूट जाएगा तो पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाएगा, ट्रांसफर RNA हो जाएगा। जब ये ट्रांसफर RNA इससे टूट जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है? इसको डीएसिटाइलेटेड कहते हैं। और ये कहा जाएगा पी साइट में है, डीएसिटाइलेटेड हो जाता है। तो पहले ये रिकॉग्नाइज किया, दूसरा क्या किया? ये आके इस साइट को एक्टिवेट किया कि पानी की मदद से पॉलीपेप्टाइड को काट के अलग कर दिया जाए और ट्रांसफर RNA को हटा दिया जाए, जिससे पेप्टाइड क्या हो जाए? रिलीज हो जाए। अब क्या हुआ? पेप्टाइड रिलीज हो गया है। इसके बाद एक और फैक्टर आता है, RF3, रिलीज फैक्टर 3, जो अपने साथ कौन किसको बाइंड करता है? GTP को बाइंड करके लाता है। RF3 क्या करता है? कुछ कन्फर्मेशनल चेंज, प्रोटीन है तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करता है। चेंज करने से क्या होता है? ये अपना काम कर दिया, अब ये यहाँ से निकल जाता है। तो RF1 हो या RF2 हो, ये राइबोसोम से क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है।
इनके डिसोसिएट के बाद जो RF3 होता है वो खुद हाइड्रोलाइज्ड होता है और GTP किस में बदल जाता है, GTP से। उससे क्या होता है, ये खुद इससे अलग है। तो RF3 GTP क्या किया, जो रिलीजिंग फैक्टर 1 थे या 2 था उनको निकाल दिया, फिर GTP हाइड्रोलिसिस किया और खुद वहां से निकल गया। ये तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप क्या है, राइबोसोम रिसाइक्लेट। प्रोटीन बन चुका है, पॉलीपेप्टाइड अलग हो गया, रिलीज फैक्टर अपना काम कर दिया, रिलीज फैक्टर 3 GTP भी अपना काम कर दिया। अब इस राइबोसोम को क्या करना है, अभी भी इस राइबोसोम में 30S 50S ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए सब लोग जुड़े हैं। इनको डिसेंबल करना है, मतलब इनको सब अलग अलग करना है कि इसको फिर से क्या किया जाए, रीयूज किया जाए। तो इनका इसमें कौन काम करता है, ये सब राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर। तो राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर यहाँ आता है, ये राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर है और ये किस पे जुड़ता है, ए साइट पे। तो रिलीजिंग फैक्टर 1 हो या 2 हो, ये भी ए साइट में जुड़ता है और राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर भी ए साइट में जुड़ जाता है। यह फिगर को समझाने के लिए ऐसा दिखाया गया है कि एक ही फिगर में सब आ जाए, नहीं तो ये कहाँ जुड़ता है, ए साइट में जुड़ता है। कब, जब पोस्ट टर्मिनेशन, जब यहाँ से पॉलीपेप्टाइड अलग हो चुका हो। इसके साथ ही कौन जुड़ता है, EFG GTP, इलोंगेशन फैक्टर जी, जिसमें GTP जुड़ा है, ये भी जुड़ेगा और किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, राइबोसोमल रिसाइकलिंग फैक्टर। तो राइबोसोम का जो रिसाइकलिंग है वो अकेले राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर से नहीं हो पाता, इसलिए EFG GTP भी इसका साथ देने आ जाता है। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, राइबोसोम को डिसोसिएट करते हैं। ये 70S था, अब इसको डिसोसिएट किस में कर दिया, 50S और 30S में। और क्या किया, मैसेंजर आरएनए को रिलीज कर दिया और जो डीएसिटाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए था जिससे पूरा लास्ट पॉलीपेप्टाइड जुड़ा था उसको भी अलग कर दिया। और आप लोग को याद होगा कि जो 30S राइबोसोमल आरएनए था उसी से क्या शुरू होता था, इनिशिएशन। और कब होता था, जब इनिशिएशन फैक्टर उससे बाइंड करता था। तो अगर इनिशिएशन फैक्टर बाइंड ना करे तो ये फिर जुड़ जाएगा, इसीलिए IF3 क्या करता है, तुरंत आके 30S राइबोसोम को से ज्वाइन कर जाता है, जिससे क्या हो, इसका रीएसोसिएशन ना हो और ये फिर से एक नए साइकिल में इनिशिएशन स्टार्ट कर सके। तो EFG का जरूरत क्यों पड़ा, एक तो पहले से ही फैक्टर था इस राइबोसोम रिलीजिंग के लिए, राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर, लेकिन ये क्या देता है, GTP देता है, ऊर्जा देने के लिए EFG का जरूरत पड़ा। तो एक बार इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो रिलीजिंग फैक्टर 1 हो या 2 हो, ये किसका है, ट्रांसफर आरएनए का मिमिक है, मतलब ट्रांसफर आरएनए के जैसा नकली है, क्योंकि वो तभी ए साइट पे बैठ सकेगा और इंटरैक्ट कर सकेगा स्टॉप कोडॉन से मैसेंजर आरएनए के। तो याद रखना है रिलीजिंग फैक्टर किसके तरह होते हैं, ट्रांसफर आरएनए की तरह। इसका जो एन टर्मिनल डोमेन होता है वही क्या करता है, स्टॉप कोडन को आइडेंटिफाई करता है। और इसमें कौन सा मोटिफ होता है, GGQ मोटिफ, जो क्या करता है, कैटालिटिक सेंटर जो राइबोसोम होता है वहां जाके हाइड्रोलिसिस को ट्रिगर करता है कि नया प्रोटीन जो बना था पॉलीपेप्टाइड वो निकल जाए। RF3 क्या था, एक GTPase था, जिसके पास GTP था। ये क्या करता है, इस इंटरेक्शन को स्टेबिलाईज करता है और इंश्योर करता है कि ये रिलीजिंग फैक्टर हट जाए। तो एनर्जी कहाँ कहाँ यूज होता है, एक RF1 RF2 बाइंडिंग के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ये रिकॉग्निशन करता है। इनको हटाने के लिए कौन आता है, RF3, जिसको एनर्जी का जरूरत पड़ता है। और राइबोसोम रिसाइकिल में अभी अभी देखे कौन करता है, राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर और EFG GTP। तो राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर मेन काम करता है, इलोंगेशन फैक्टर GGTP क्या करता है, ये ऊर्जा देता है, जैसे राइबोसोम टूट जाता है। तो टोटल टर्मिनेशन में कितना एनर्जी यूज हुआ, 2 GTP। तो कभी एग्जाम से पहले रिवीजन करना हो तो कैसे रिवीजन करेंगे, कि सबसे पहले स्टॉप कोडन कहाँ आया, ए साइट पे आया। यहाँ कौन लेके आता था, EFTU। तो EFTU अब आएगा तो लेके नहीं आ पाएगा क्योंकि इस कोडन को वो नहीं पढ़ पाएगा। तो कौन आएगा, RF1 या RF2 बाइंड करेगा और ये क्या करेगा, पेप्टाइड रिलीज करेगा, जिसमें कौन मदद करेगा, RF3 GTP। ये कर देगा, इसके बाद RF1 RF2 को RF3 GTP हटा देगा। फिर RF3 GTP किस में बदल जाएगा, RF3 GTP में, और RF3 खुद वहां से निकल जाएगा।
फिर राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर आएगा और इलोंगेशन फैक्टर जीटीपी आएगा, जो 70s राइबोसोम को डिसोसिएट करेगा। और जैसे ही ये 30 और 50 में टूट जाएगा, IF3 30S को बाइंड कर लेगा, क्योंकि ये फिर दोबारा इससे ना बाइंड करे और एक नया इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरे समरी को ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले स्टॉप कोडन आएगा, इलोंगेशन हॉल्ट होगा, RF1 RF2 बाइंड करेगा, स्टॉप कोडन रिकॉग्निशन करेगा, फिर पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करेगा, फिर RF3 जीटीपी बाइंड होगा, RF1 RF2 को डिसोसिएट करेगा, फिर इसका जीटीपी हाइड्रोलिसिस होकर ये खुद निकल जाएगा। फिर कौन आएगा, राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर और EFG-GTP, ये राइबोसोम को तोड़ेगा और सब यूनिट रिसाइकिल होगा, IF3 तुरंत आके 30S से बाइंड कर लेगा और फिर इनिशिएशन का शुरुआत शुरू होगा, नेक्स्ट राउंड के लिए स्टार्ट होगा। ये सब इतने लोग मिलके क्यों काम करें, क्योंकि ये एक्यूरेटली ट्रांसलेशन करेक्ट साइट पे रुक जाए। राइबोसोम स्टालिंग का मतलब होता है कि राइबोसोम रुक जाना। अगर राइबोसोम को एंड कोडन आ गया, कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं है, तो राइबोसोम वहां रुक गया और मैसेंजर आरएनए का भी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको जल्दी से टर्मिनेट करके निकालो कि राइबोसोम दोबारा अपना काम करे और मैसेंजर आरएनए डिग्रेडेशन स्टार्ट हो। फिर क्या होता है, फैसिलेट्स राइबोसोम टर्नओवर। तो राइबोसोम टूट जाएगा तो फिर नया बनेगा, फिर IF3 बाइंड करके नेक्स्ट राउंड किया रहेगा। अगर कुछ इसमें से डिफेक्ट हो जाए तो क्या, ट्रंकेटेड गलत प्रोटीन बन जाएगा, उसको पढ़ने में एरर हो सकता है और राइबोसोम का सिक्वेस्ट्रेशन कम हो जाएगा, बार बार नया राइबोसोम बनाना पड़ेगा जिसमें सेल में स्ट्रेस आएगा। तो फिर से कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो टर्मिनेशन को भी इनहिबिट करते हैं, जैसे ब्लास्टिडिन सी है। ये क्या करता है, पेप्टिडिल ट्रांसफर आरएनए के हाइड्रोसिस रोकता है कि वहां से प्रोटीन नहीं निकले, तो बैक्टीरिया जो होगा प्रोटीन तो बना लिया लेकिन वो निकलेगा ही नहीं, फिर डिग्रेड हो जाएगा। प्यूरोमाइसिन क्या करता है, मिमिक करता है एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जैसा, वहां आके बैठ जाएगा और प्रीमैच्योर चेन टर्मिनेशन हो जाएगा। फ्यूजिटिक एसिड क्या करता है, EFG रिलीज को ब्लॉक करता है, राइबोसोम रिसाइक्लिंग नहीं होगा तो सेल पे स्ट्रेस पड़ेगा और प्रोटीन नहीं बनेगा। तो पूरा इसमें क्या हुआ, RF1 और RF2 क्या था, ट्रांसफर आरएनए की जगह आता था, स्टॉप कोडन रिकॉग्निशन किया था, कैटालिसिस कैसे करता था, GGQ मोटिव से, जो हाइड्रोलिसिस कर देगा पेप्टिडिल ट्रांसफर आरएनए के बॉन्ड का। जीटीपी हाइड्रोलिसिस किससे होता था, RF3 से और ये जी से। रिजल्ट क्या आया, एक पॉलीपेप्टाइड बन गया, राइबोसो रिसाइकिल होगा। ये बहुत ही रैपिड, एक्यूरेट और एनर्जी ऑप्टिमाइज प्रोसेस है। तो ये इस लेक्चर से आपका प्रोटीन बन चुका है किसमें, प्रोकैरियोट में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूकैरियोट के इनिशिएशन को देखेंगे। और जिसको भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट में ज़रूर सवाल पूछे, वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।